नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के सेकंड ईयर का 16 अप्रैल 2021 का पेपर। तो उससे पहले हमने दो पेपर 2 फरवरी और 3 फरवरी का पेपर हमने सॉल्व किया था। आज पेपर नंबर 3 16 अप्रैल 2021 का हम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। तो जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन ए गर्मी यानी कि हीट, बी काइनेटिक, सी रासायनिक यानी कि केमिकल और डी यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल। इसके बाद दूसरा सवाल, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। तो मित्रों यहाँ पे जो भी प्रश्न इस वीडियो में ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, तो हम पेपर 1 और 2 का जो डिस्कशन किया था, इसमें जो प्रश्न था ये यहाँ रिपीट होता है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कॉर्कस्क्रू नियम, बी दाहिने हाथ का हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। तो पेपर 1 और 2 के जो प्रश्न थे यहाँ 70% यहाँ रिपीट होता है। तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए मेगर, बी मल्टीमीटर, सी सीरीज प्रकार ओममीटर और डी केल्विन ब्रिज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केल्विन ब्रिज। उसके बाद अगला सवाल, विच वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कोयल। तो डीसी फील्ड कोयल के लिए किस वाइंडिंग वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सुपर एनिमल कॉपर वायर, बी सिंगल सिल्क कवरेज कॉपर वायर, सी डबल सिल्क कवरेज कॉपर वायर और डी पीवीसी कवरेज कॉपर वाइंडिंग वायर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुपर एनिमल कॉपर वायर। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। तो डीसी मोटर के करंट की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए दाहिने हाथ का पकड़ का नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। तो शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए टोंग टेस्टर, बी इंटरनल गावलर, सी एक्सटर्नल गावलर और डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाहरी गावलर यानी कि एक्सटर्नल गावलर। उसके बाद अगला सवाल, ये भी प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए शून्य लोड स्पीड, बी फुल लोड स्पीड, सी चुंबकीय क्षेत्र की गति गुणा और डी स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र की गति गुणन यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। इसके बाद अगला सवाल, विच फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। तो एसी मोटर के स्टेटर के कुल विद्युत डिग्री का गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ सूत्र दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुल विद्युत डिग्री इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई ध्रुवों की संख्या यानी कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पोल्स। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द फ्यू रेट टू रन ए 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। तो फुल लोड पर 10 HP 3 इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज रेट क्या है। तो ऑप्शन ए 10 एम्पियर, बी 15 एम्पियर, सी 25 एम्पियर और डी 30 एम्पियर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25 एम्पियर यानी कि 25 एम्पियर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। तो मोटर के 6 पोल स्टेटर की विद्युत डिग्री कितनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1080। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द डीमेरिट ऑफ 3 फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। तो 3 फेज समकेंद्रित वाइंडिंग का दोष यानी कि डिसएडवांटेज क्या है। तो ऑप्शन ए अधिक जगह की आवश्यकता है, बी एक चरणबद्ध पूर्वक की आवश्यकता है, सी कोयल को समान रूप से आकार देना अधिक कठिन है और डी अंतिम कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बी एक चरणबद्ध पूर्व की आवश्यकता है
यानी कि ए स्टेपेड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इल्यूस्ट्रेट, किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का चित्रण किया गया है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, बी स्थायी कैपेसिटर मोटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। उसके बाद अगला सवाल, विच मेथड इज एडोप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी विधि यानी कि मेथड अपनाई जाती है। तो ऑप्शन ए विभाजित फेज विधि यानी कि स्प्लिट फेज मेथड, बी भिन्न आपूर्ति वोल्टेज विधि यानी कि वेरिंग सप्लाई वोल्टेज मेथड, सी इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों को उल्टाना यानी कि रिहर्सल ऑफ इनपुट सप्लाई टर्मिनल्स, और डी रनिंग कॉइल को कनेक्शन को उलटना यानी कि रिवर्सल ऑफ रनिंग कॉइल कनेक्शन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विभाजित फेज विधि यानी कि स्प्लिट फेज मेथड। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन ए लेंज का नियम, बी जूल का नियम, सी फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का नियम और डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लेंज का नियम। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किस में होता है। तो ऑप्शन ए जेट पंप, बी फ्लूइड मिक्सर, सी टेलीप्रिंटर और डी कंप्रेसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फ्लूइड मिक्सर। उसके बाद अगला सवाल, हाउ अल्टरनेट आर रेटेड। तो अल्टरनेट का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए केवीए, बी केडब्ल्यू, सी एमडब्ल्यू और डी केवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केवीए। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। तो रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। तो ऑप्शन ए क्षेत्र में दोषों को पता लगाना आसान, बी लोड को अल्टरनेट से जोड़ना आसान है, सी रनिंग समय पे गर्मी को दूर करना आसान और डी चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द रोटरी कन्वर्टर। तो रोटरी कन्वर्टर के लिए एक्स चिन्हित भाग का कार्य क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए एसी को डीसी में बदलता है, बी वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, सी बिना सुर के पहुंचाने में मदद करता है और डी डिलीवरी किए गए डायरेक्ट करंट को एकत्रित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डिलीवरी किए गए डायरेक्ट करंट को एकत्रित करता है, यानी कि कलेक्ट द डिलीवरी डायरेक्ट करंट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग। तो एक सिंक्रोनस मोटर में शुरू होने पर डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज का उत्पादन करे, बी मोटर को घुमाने के लिए उच्च करंट उत्पन्न करे, सी टॉर्क पैदा करता है और सिंक्रोनस स्पीड के करीब चलता है और डी निरंतर गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निरंतर गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है, यानी कि प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। तो मोटर जनरेटर सेट का क्या फायदा है। तो ऑप्शन ए नॉइडलेस, बी उच्च दक्षता, सी कम रखवाल की आवश्यकता और डी डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, बी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, सी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और डी क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज ए एक्टिव कंपोनेंट। तो एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो ऑप्शन ए इंडक्टर, बी अवरोध यानी कि रजिस्टर, सी कैपेसिटर और डी ट्रांजिस्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर। उसके बाद अगला सवाल, विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। तो कौन सा कोड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को दर्शाता है। तो यहाँ कोड दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाई 126। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त एसेसरी का क्या नाम है। यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए वायर फेल्यूअर्स, बी वायर स्लीव, सी नायलॉन केबल टाइज और डी केबल बाइंडिंग स्टेप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केबल बाइंडिंग स्टेप। उसके बाद अगला सवाल, विच केबल टाई आर यूज टू
बंद द वायर। तो तारों को बांधने के लिए कौन से केबल टाई का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए रेशम की टाइस यानी कि सिल्क टाइस, बी पीवीसी टाइस, सी नायलॉन टाइस और डी कॉटन टाइस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नायलॉन टाइस। उसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। तो पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचाव किया जाता है? तो ऑप्शन ए सेंसर, बी इंडिकेटिंग लैंप, सी आइसोलेटिंग स्विच और डी पुश बटन स्विच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेंसर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राई। तो इलेक्ट्रिक ड्राई क्या है? तो ऑप्शन ए जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किए जाने वाला उपकरण, बी एक उपकरण एसी को डीसी सप्लाई में बदलता है, सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण और डी एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव। तो डीसी ड्राइव में बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए ब्रिज ऑपरेशन पैनल, बी बेसिक ऑपरेटिंग पैनल, सी बेसिक ऑपरेशन प्रोग्राम और डी ब्रिज ऑपरेटर प्रोग्राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेसिक ऑपरेशनल पैनल। उसके बाद अगला सवाल, विच ड्राइव इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जा गया है? तो ऑप्शन ए समूह ड्राइव यानी कि ग्रुप ड्राइव, बी मैनुअल ड्राइव, सी व्यक्तिगत ड्राइव यानी कि इंडिविजुअल ड्राइव और डी लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 वोल्टेज एज पर आईएसआई। तो आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज है, तो न्यूनतम स्वीकार्य सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन ए 233 वोल्टेज, बी 228 वोल्टेज, ई 216 वोल्टेज और डी 211 वोल्टेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 228 वोल्टेज। उसके बाद अगला सवाल, which term refer that the mass of substance liberated from an electrolyte by one coulomb of electricity। तो किसी विद्युत अपघटन में कूलॉम विद्युत द्वारा मुक्त किए गए पदार्थ की द्रव्यमान स्थिति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस, बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी इलेक्ट्रोकॉपिंग और डी इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, बी यूनिवर्सल पावर सप्लाई, सी अनियमित विद्युत सप्लाई और डी निरंतर विद्युत सप्लाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निरंतर विद्युत सप्लाई। इसके बाद अगला सवाल, वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स आर यूज। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी टीवी रिसीवर, सी डीवीडी प्लेयर और डी सामान्य रोशनी यानी कि जनरल लाइटिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सामान्य रोशनी यानी कि जनरल लाइटिंग। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का यानी कि मटेरियल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी आर्सेनिक, सी सुरमा यानी कि एंटीमनी और डी जर्मेनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। तो परंपरागत विद्युत उत्पादन कौन सा है? तो ऑप्शन ए पवन ऊर्जा उत्पादन, बी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन, सी सौर ऊर्जा उत्पादन और डी थर्मल ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी थर्मल ऊर्जा उत्पादन यानी कि थर्मल पावर जनरेशन। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंसुलेशन एज पर आई रूल्स। तो आई नियमों के अनुसार एक मध्यम वोल्टेज घरेलू स्थापना में किन्हीं दो कंडक्टरों के बीच इंसुलेटर प्रतिरोध क्या है? तो ऑप्शन ए अनंत यानी कि इन्फिनिटी, बी 1 से अधिक मेगा ओम, सी 2 से अधिक मेगा ओम और डी 3 से अधिक मेगा ओम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक मेगा ओम यानी कि मोर देन 1 मेगा ओम। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज इन OH लाइन। तो OH लाइनों में प्रयुक्त होने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए पिन इंसुलेटर, बी पोस्ट इंसुलेटर, सी स्ट्रैंड इंसुलेटर और डी सैकल इंसुलेटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सैकल इंसुलेटर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर। तो पिन इंसुलेटर में बाइंडिंग वायर गैप को बहुत करीब और बहुत टाइट रखने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए स्पार्किंग से बचने के लिए,
बी संसारण से बचने के लिए, सी ऑक्साइड फॉर्मेशन के बचने के लिए और डी वायुमंडलीय दबाव से बचने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्पार्किंग से बचने के लिए, यानी कि अवॉइड स्पार्किंग। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। तो सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए केवी, बी केडब्ल्यू, सी एमवीए और डी केवीएआर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एमवीए। इसके बाद अगला सवाल, विच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉलेड अलोंग विथ वायरिंग सर्किट अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन। तो लीकेज करंट प्रोटेक्शन के खिलाफ वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए ओसीबी, बी एमसीबी, सी ईएलसीबी और डी एमसीसीबी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईएलसीबी। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे।